हेलो एवरीवन। आज समाजशास्त्र की कक्षा के अंतर्गत हम सामाजिक शोध के चरण स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिसर्च है वो एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक शोध एक जटिल प्रक्रिया है। समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रकृति है तो इसलिए इसमें जब शोध कार्य करते हैं तो इसमें किसी कल्पना का या फिर अनुमान की तो कोई जगह है नहीं। तो शोध कार्य कैसे किया जाएगा? शोध कार्य समस्या चयन या विषय चयन से लेकर नियम निर्माण तक की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी। एक क्रमबद्ध रूप से एक ढांचा होगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप नियम निर्माण तक पहुंचा जाता है और उनका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये चरणबद्ध जो चरण है, स्टेप्स है, विभिन्न अवस्थाएं हैं, इन्हीं शोध के चरण कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा ये इसमें स्टेप्स दिखाई गई है 1 2 3 4। इसका मतलब जब हमें ऊपर तक जाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं हम पहली स्टेप से सीधे चौथी स्टेप पर या आखिरी स्टेप पर सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। तो सामाजिक शोध है, इसकी भी एक प्रक्रिया है, एक चरणबद्ध है, तरीका है जिसे हम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। अब ये सामाजिक शोध के जो चरण हैं इनका हम विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पर करेंगे। आप देख पा रहे हैं सामाजिक शोध के चरण। पहला सामाजिक शोध का चरण वो क्या है? विषय का चयन। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ये पहला दिया गया विषय का चयन। विषय के चयन का मतलब ये सामाजिक शोध का सर्वप्रथम चरण है। विषय चयन का मतलब ये हुआ भी कोई भी समाज शास्त्र के अंतर्गत कोई भी सामाजिक समस्या हमारे दिमाग में आती है, फिर उसका समाधान हमारे समझ में नहीं आता। अब उसका समाधान हमें नहीं आ रहा है या उसको हम सही तरह से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर एक रुचि जगेगी भी इसकी स्टडी किस तरह से हम करें अच्छी तरह से, और फिर उस पर शोध कार्य आरंभ हो जाता है। तो सबसे पहला जो चरण है वो विषय चयन का है। विषय का मतलब समस्या। शोध किस विषय को लेकर हम शोध करेंगे, किस विषय को हम गहनता से स्टडी करेंगे, वो सर्वप्रथम चरण होता है सामाजिक शोध का। अब विषय का चयन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? इन देखिए, विषय चयन करें तो एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, जो भी विषय हो हमारी रुचि और सीमा के अनुसार हो। यदि हमारी रुचि के अनुसार कोई भी विषय नहीं होगा, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं होगी, तो हमारा शोध कार्य सफल नहीं हो पाएगा। एक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए भी। जिस विषय में हम शोध करना चाहते हैं, शोध के लिए जो आवश्यक साधन है, संसाधन है, वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। तो विषय ऐसा चयन करना चाहिए जिनके हमारे पास सोर्स या संसाधन उपलब्ध हो। और एक अध्ययन का विषय न तो इतना छोटा होना चाहिए कि वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व भी न कर पाए या जो सारे समूह का अध्ययन ही न कर पाए, और न इतना विस्तृत होना चाहिए कि वहाँ तक शोधकर्ता की पहुँच ही न हो पाए। इन दोनों ही कंडीशन में शोध कार्य वो विफल हो जाएगा और इसके वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे। तो शोध विषय कैसा होना चाहिए? व्यावहारिक होना चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए, संसाधनों के अनुसार होना चाहिए। अब जो हमने शोध विषय का निर्धारण कर लिया तो उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा संबंधित शोध पुस्तकों का अध्ययन करना। संबंधित शोध पुस्तकें, यहाँ पर ये संबंधित का मतलब क्या है? अपने विषय से संबंधित जो आपने शोध के लिए विषय या समस्या का चयन किया उससे संबंधित शोध पुस्तकों। इसका मतलब हुआ भी उससे संबंधित जितने भी रिसर्च पहले हुए हैं उनकी स्टडी करनी है हमें, उनको अच्छी तरह से गो थ्रू होना है, अच्छी तरह से उनका अध्ययन करना है। इससे क्या होगा? उस विषय से संबंधित हमारे सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। एक तो विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होगी, दूसरा हमें ये पता लग जाएगा भी उस कौन कौन सी अध्ययन विधियों का प्रयोग पूर्व में किया गया है, वो अध्ययन विधियाँ कौन कौन सी ज़्यादा प्रभावकारी रही है, कौन सी कम प्रभावकारी रही है। उसके अनुसार हमें विधि चयन में भी सहायता मिलती है। एक संबंधित शोध पुस्तकों का अध्ययन करने का हमें ये बेनिफिट होगा कि पूर्व में जो विचारक थे, शोधकर्ता थे, उनके विचारों से हम रूबरू होंगे, उसके विचारों को हम जान पाएंगे। एक लाभ ये होगा, रिसर्च शोध कार्य की दोहराई नहीं हो पाएगी। जो काम उन्होंने पहले कर लिया है वो काम अब दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे एक लाभ ये भी होगा कि इसमें यदि पूर्व में कोई शोध विषय छूट गया है या किसी पर शोधकर्ता पूर्व के शोधकर्ता ने ध्यान नहीं दिया है तो उस पर हम अपना फोकस कर सकते हैं। तो संबंधित शोध पुस्तकों का अध्ययन का ये दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इसमें व्यक्ति के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि जब तक विभिन्न अवधारणाओं का अपनी विषय चयन किया है या समस्याएं हमने ली है उनका हमें सामान्य ज्ञान नहीं होगा
तब तक हमारा जो अध्ययन है या हम शोध कार्य में सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद होता है इकाइयों को परिभाषित करना। शोध कार्य का तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वो इकाइयों को परिभाषित करना है। सामाजिक शोध का जितना भी साहित्य है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेने के पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण चरण आता है वो होता है इकाइयों को परिभाषित करना। क्योंकि जब तक इकाइयों को हमने पूर्व में ही परिभाषित नहीं कर दिया, अच्छी तरह से पहले स्पष्ट नहीं कर दिया, उनके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर दिया, तो सूचनादाता उनका अपने अपने तरफ से अर्थ निकालेंगे और उसी के आधार पर फिर सूचनाएं देंगे। तो वो सूचनाएं विभिन्न अर्थ निकलने के कारण सूचनाएं हैं उनमें असमानताएं होगी, विभिन्नता होगी, जिससे हमारा जो निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक या फिर सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। और जैसे कि मान लीजिए किसी उन्होंने बीच में गरीबी शब्द का प्रयोग किया है। अब गरीबी को परिभाषित करना होगा। अभी गरीबी हम किसे माने, उसको बताया जाएगा गरीबी इतनी कोई आय सीमा निर्धारित करके भी इससे कम आय के लोग हैं वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएंगे, वरना तो सभी लोग अपने आप को गरीब दिखा देंगे, जिससे कि जो अध्ययन क्षेत्र है वो सही तरह से उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होगा, यदि अवधारणाएं स्पष्ट है, सभी उसका समान अर्थ निकाल रहे हैं इकाइयों का या अवधारणाओं का, तो उससे अध्ययन जो अपना शोध कार्य है वो अधिक प्रभावी और निष्कर्ष वैज्ञानिक निकलेंगे। इसके बाद आ गया प्राकल्पना या उपकल्पना का निर्माण। अब ये जो चरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, क्योंकि ये शोध को एक दिशा प्रदान करता है। सबसे पहले प्राकल्पना या उपकल्पना का मतलब समझिएगा, इसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। उपकल्पना या प्रकल्पना का मतलब ये है जब हम कोई नियम बनाना चाहते हैं तो उससे पहले काल्पनिक विचार करते हैं भी इसका ये समाधान हो सकता है, और जो हमने पूर्व में काल्पनिक रूप से एक जो समाधान सोचा है उसी को उपकल्पना कहा जाता है, प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब इस उपकल्पना का निर्माण हम किसके आधार पर करेंगे, जब हमें पूर्व में उस समस्या से संबंधित ज्ञान होगा। अब समस्या से संबंधित ज्ञान हमें कब होगा, जब हमने शोध पुस्तकों को पढ़ा है और इकाइयों को परिभाषित कर दिया है। यदि शोध पुस्तकों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। उस ज्ञान के आधार पर हम पहले ही कोई समाधान सोच सकते हैं भी इसका ये समाधान होना चाहिए, और उसी समाधान को सामने रखकर हम फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा शोध कार्य वो आगे बढ़ता है। तो उपकल्पना का मतलब क्या हुआ, उपकल्पना का मतलब वह काम चलाऊ विचार जो हमारे शोध को आगे बढ़ाता है और जिसकी सत्यता की जांच की जानी बाकी है। सत्यता का मतलब उसको जांच किया जाएगा हमारी प्रकल्पना या उपकल्पना का, या जो हमने समाधान पहले से ही निर्धारित किया था उसका जो जो हमारा शोध कार्य आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जांच होती जाएगी। अब और इसके जो उपकल्पना का और बेनिफिट क्या होगा कि उपकल्पना शोधकर्ता का समय बचाती है। समय क्यों बचाती है, क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकने देती, उसका जो ध्यान है पूरा फोकस है वो अपनी समस्या या विषय पर ही केंद्रित रहता है, जिससे वो अपना पूरा ध्यान या पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगा सकता है। तो प्राकल्पना उपकल्पना एक काम चलाऊ विचार है, ये मौखिक विचार है, ये काल्पनिक विचार है जो कि शोध को आगे बढ़ाने में शोधकर्ता की मदद करता है, उसे एक दिशा प्रदान करता है। तो ये जो प्रकल्पना या उपकल्पना है इसका इसी में आगे भी अपने के एक स्पेशल लेसन आएगा इसका। इसके बाद आप देखिएगा जब हमने उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण कर लिया तो उसके बाद जो अपना अगला चरण आया है वो अगला चरण अपना है सूचनाओं के स्रोत तथा पद्धतियों का निर्धारण करना। इसका मतलब हमने दिशा तो निर्धारित कर दी, भी रिसर्च करना है, विषय का चयन कर लिया हमने, इकाइयों को भी परिभाषित कर दिया, संबंधित शोध पुस्तकों को भी हमने गो थ्रू हो गए। अब इसके बाद अगला जो चरण है वो ये भी समस्या के समाधान के लिए हमें सूचना कहाँ से लें, सूचना के स्रोत क्या हों या किन पद्धतियों से हम सूचना लें। तो सूचना का स्रोत का ये जो चौथा चरण है, सूचना के स्रोत है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत का मतलब क्या होगा, इतिहास में पूर्व की घटनाओं से हम सूचनाएं लेंगे। वो कहाँ से ली जाएगी, शिलालेख हो गए, जैसे प्राचीन अवशेष हो गए, पुराने ग्रंथ हो गए, उनकी स्टडी करके हम जो सूचना लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक स्रोत। दूसरा क्षेत्रीय स्रोत, क्षेत्रीय स्रोत कौन सा होगा, जैसे प्रत्यक्ष किसी चीज़ का हमने निरीक्षण किया और सूचना ले लिया, किसी साक्षात्कार इंटरव्यू लिया किसी का, अनुसूची या प्रश्नावली होगी, व्यक्तिगत अध्ययन हो गया, इन विधियों के माध्यम से जब हम सूचना लेते हैं तो इसे क्षेत्रीय स्रोत कहा जाता है। इसके साथ साथ जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, सूचना कलेक्ट करते हैं, वो प्राथमिक और द्वितीयक सूचना भी होती है। प्राथमिक सूचना कौन सी होती है, जो सीधा हमें ही मिल रही है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो रहा है
हुआ है या कोई आपस में दंगे हो, किसी दो पक्ष में लड़ाई हुई और आप वहाँ पर मौजूद हो, सामने देख रहे हो, तो वो कौन सी होगी? प्राथमिक स्रोत हो गया और प्राथमिक सूचना होगी। या किसी घटना के चश्मदीद गवाह से आप पूछ रहे हैं कोई बात, तो वो प्राथमिक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत कौन सा होगा? जब वो घटना विभिन्न चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है, बीच में दो व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, मतलब कोई ये नहीं कहेगा मैंने देखा था, वो कहेगा उसने देखा था, फिर उसने देखा था, इसका मतलब वो द्वितीयक स्रोत है। इसके अलावा जैसे किताबों में आप कोई चीज़ पढ़ते हो, वो द्वितीयक स्रोत है। न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से कोई सूचना आपको मिलती है, तो वो द्वितीयक स्रोत है। तो सूचना के जब स्रोत का निर्धारण कर लिया, अभी सूचना हमें कहाँ से मिलेगी? या तो हम ऐतिहासिक जो धर्म ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ है, शिलालेख है, उनसे अध्ययन करेंगे, या फिर जो क्षेत्रीय स्रोत है जैसे प्रत्यक्ष निरीक्षण हो गया, प्रश्नावली हो गया, अनुसूची हो गया, केस स्टडी हो गया, उनसे हम अध्ययन करेंगे। तो सूचना स्रोत का निर्धारण करने के पश्चात आता है अध्ययन पद्धतियों का निर्धारण करना। भी हमें कौन सी अध्ययन पद्धतियों का चुनाव करना है, तो ये हमें कहाँ से मदद मिलेगी? भी हमने पूर्व के शोधों का अध्ययन किया था, वहाँ पर कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ यूज की गई थी, प्रयोग की गई थी, तो वहाँ से हमें अध्ययन पद्धतियों के निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है। और ये अध्ययन पद्धतियाँ हैं, ये जितनी अधिक कारगर होगी और विषय से संबंधित जितनी अधिक हमें उपयोगी सूचनाएँ प्रदान करेगी, उतना ही हमारा शोध है वो वैज्ञानिक होगा, उसके निष्कर्ष वैज्ञानिक होंगे। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। अब इसके अंदर देखिए तथ्यों का संकलन, निरीक्षण और संकलन। जो हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, निरीक्षण का मतलब क्या होता है? जांचना। संकलन का मतलब इकट्ठा करना। अब सूचना के स्रोत का हमने निर्धारण कर लिया, अभी कहाँ से, क्षेत्रीय लेना है या फिर ऐतिहासिक लेना है। पद्धतियों का निर्धारण कर लिया। अब ये सब निर्धारित कर लेने के पश्चात बात क्या आती है? अभी इनसे हम सूचना, देखिए तथ्य, सूचना और आंकड़े एक ही बात है। भी कोई अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? आंकड़े, डाटा चाहिए, तो वो क्या है? सूचना ही है, वही तथ्य है। तो ये सूचना हम कैसे इकट्ठी करें, इनका निरीक्षण कैसे करें? तो सूचना के स्रोत और पत्तियों के निर्धारण के बाद जो अगला महत्वपूर्ण चरण है वो है तथ्यों का निरीक्षण और संकलन। अब निरीक्षण का कार्य, जब सूचना के स्रोत और इसको हम निर्धारित कर लिया, तो उसके बाद में क्या आता है? जो तथ्य है उनके निरीक्षण और संकलन का कार्य शुरू हो जाता है। यहाँ पर निरीक्षण और संकलन का मतलब क्या हुआ? इस चरण में हमने जो चयनित विधियाँ, पहले हमने विधियों का चयन कर लिया था, शोध विषय से संबंधित है, सूचना यहाँ पर इकट्ठी की जाएगी, उसको संकलित किया जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके साथ साथ में जांच की जाएगी। और जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो सूचनाएं हम ले रहे हैं, उनका साथ साथ में रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? ताकि बाद में वो सूचनाएं बदल न जाए। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है? इसमें शोधकर्ता जो है वो विभिन्न लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हों, चाहे पक्षपात हो, चाहे पूर्वानुमान हो, या अपने खुद के विचार हो, उनसे उसको पूरी तरह से दूर रहकर वस्तुनिष्ठ आधार पर अच्छी तरह से निरीक्षण करके विभिन्न विधियों द्वारा, जो चयनित विधियों के द्वारा डाटा कलेक्ट करना चाहिए। और इसमें क्या, डाटा कलेक्ट करते समय किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए? कि संबंधित विषय से संबंधित कोई भी सूचना नंबर एक तो छूट न जाए। और जो सूचना संकलन की विधियाँ हैं वो भी कैसी होनी चाहिए? वो संकलन की विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो गलत डाटा है, अशुद्ध डाटा है, वो उसके अंदर आए ही ना। मतलब निष्पक्ष और वैज्ञानिक विधियों को इसके अपने विषय के अंदर शामिल करना चाहिए। अगला जो चरण आएगा वो तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन। वर्गीकरण का मतलब, अब देखिए हमने जो सूचनाएं, डाटा कलेक्ट कर लिए, वो तो एक ढेर के समान है, एक अव्यवस्थित रूप से है, एक इकट्ठी सूचनाएं है, एक सामान्य सूचना है। वो हमारे लिए तब तक कोई काम की नहीं है जब तक हम उनका अच्छी तरह से वर्गीकरण न कर दें, उनका सारणीयन न कर दें। वर्गीकरण का मतलब हो गया बांटना, अलग अलग समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना। और सारणीबद्ध क्या हो गया? बाद में उसमें टेबल में उनको जचाना। जैसे हमने सूचनाएं ली, तो सूचना मेल की भी है, फीमेल की भी है। तो अब हमें यदि स्टडी के हिसाब से अलग अलग करना है, तो मेल की सूचना वो अलग कर लेंगे, फीमेल की अलग कर लेंगे। ये क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। इनको वर्गों में, फिर वर्गों को उपवर्गों में या श्रेणियों में भी विभाजित किया जा सकता है। उपवर्ग कैसे? जैसे मान लो मेल और फीमेल कर लिया, फीमेल के अंदर हम क्या कर लेंगे? उपवर्ग कौन से बनेंगे? उसमें बन जाएंगे विवाहित और अविवाहित, और विडो का बन सकता है। उसमें एज ग्रुप भी बना सकते हैं, 10 साल तक के, 15 साल तक के, 20 साल तक के, इसी तरह से मेल के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर वर्ग और उपवर्गों में बांट दिया जाता है। इससे क्या वर्गीकरण का लाभ क्या होता है? कि जो आंकड़े हमें नहीं चाहिए, जिन डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो डाटा हटा दिया जाता है।
नंबर एक। नंबर दो क्या होगा, इससे हमें जो अध्ययन के लिए चाहिए वो जो डाटा है वो एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने आ जाता है, जिसका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका मतलब सूचना जो है वो विभिन्न सारणियों में क्रमबद्ध की जाती है। वर्गीकरण और सारणीकरण का कार्य जितना अधिक कुशलतापूर्वक और स्पष्टता के साथ किया जाएगा, निष्कर्ष उतना ही अधिक वैज्ञानिक और अच्छा होगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है अपना, अंतिम चरण है, वो क्या है, निष्कर्षीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। अब निष्कर्षीकरण का मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष निकाला जाएगा। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, अभी तक की जो सूचनाएं की, अभी तक हमने जो काम किया है, उस सारे काम से जो डाटा है उसकी विवेचना की जाएगी, अच्छी तरह से अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के पश्चात क्या निष्कर्ष निकल कर आया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, सोचिएगा कि हमने एक उपकल्पना का निर्माण किया था। उपकल्पना का मतलब क्या हुआ, एक पहले ही किसी सिद्धांत का निर्माण कर लिया था। अब यहाँ पर देखा जाएगा भी जो हमने एक सिद्धांत सोचा था वो इन तथ्यों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर जांचा जाएगा कि वो सही है या नहीं है। यदि सही है, इसका मतलब क्या हुआ, हम सिद्धांत निर्माण, हमने जो पहले उपकल्पना सोची थी वो सही थी। यदि गलत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसके आधार पर अब नया सिद्धांत बना देंगे। उपकल्पना तो एक दिशा देती है अपने को भी, आप आगे बढ़ते रहिए। सही हुआ तो वो सिद्धांत बन जाएगा, सही नहीं होगा तो आपका पता लग जाएगा भी आप यहाँ गलत थे, इसमें ये रेक्टिफाई करके, ये करेक्शन करके इसको सही सिद्धांत बनाना है। तो जो ये 8वां चरण है, तथ्यों का निष्कर्षीकरण और नियमों का प्रतिपादन, ये तथ्यों के वर्गीकरण और सारणीकरण के पश्चात उनका अच्छी तरह से अध्ययन करके, वर्गीकरण करके, विश्लेषण करके, विवेचना करके नियमों का निर्माण किया जाता है। अब नियमों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी पद्धतियाँ हैं, तार्किक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, आगमन और निगमन पद्धतियाँ। इनमें से इन सभी पद्धतियों का प्रयोग भी किया जा सकता है और किसी एक पद्धति का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आप एक बार फिर देखिए, हमने कहा था ना, शोध कार्य एक चरणबद्ध रूप से है। चरणबद्ध का मतलब विषय, समस्या का चयन, पुस्तकों का अध्ययन, इकाइयों को परिभाषित करना, प्रकल्पना का निर्माण, सूचना स्रोत पद्धतियों का निर्धारण, तथ्यों का निरीक्षण, संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीकरण, निष्कर्षीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। अब इसमें देखो, इसको हमने एक चरण क्यों कहा था, एक सीढ़ी के समान क्यों माना था, क्योंकि यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ही चला जाएगा। ये नहीं है भी यहाँ से हम सीधे इस चरण में आ गए या सीधे लास्ट चरण में चले गए, इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। अब इसको हम थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताते हैं, क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। वैज्ञानिक पद्धति के चरण या सामाजिक शोध के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके। तो सबसे पहले हम थोड़ी भूमिका लिखेंगे कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक शोध की प्रकृति है वो वैज्ञानिक होने के कारण इसमें किसी तरह के कोई कल्पना, मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि शोध कार्य प्रारंभ से लेकर नियम, सिद्धांत या नियम निर्माण तक पहुंचने के लिए अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये अवस्थाएं क्रमबद्ध रूप में होती है, पीछे हमने किया था ना, स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। पहली है वो दूसरी है वो पहली पर निर्भर होती है, अपने पूर्ववर्ती पर निर्भर होती है। इन्हीं क्रमबद्ध अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, शोध के विभिन्न चरण कहा जाता है। अब शोध के विभिन्न जो चरण है, इसमें पहला चरण कौन सा है, इसमें जो पहला चरण है, विषय या समस्या का चयन। सामाजिक शोध का सर्वप्रथम चरण या अवस्था उस विषय या समस्या का चयन करना जिस पर शोध कार्य को अपना कार्य, शोधकर्ता को अपना कार्य करना होता है। सबसे पहले किस समस्या को लेकर वो काम करेगा। किसी भी विषय या घटना को समझने में समस्या आती है तो हमारा मस्तिष्क चकराता है और फिर उस समस्या के समाधान के लिए अपने अध्ययन का विषय मानकर भी, जो चीज़ हमें समझ में नहीं है उसको अपना सब्जेक्ट मैटर मानकर उस पर शोध कार्य शुरू कर देते हैं। विषय का चयन करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिएगा कि वह व्यावहारिक हो, विषय में शोधकर्ता की रुचि हो, उस पर अध्ययन से संबंधित संसाधन पर्याप्त होने चाहिए। विषय क्षेत्र के निर्धारण में विषय क्षेत्र निर्धारण भी उचित होना चाहिए। विषय क्षेत्र ना तो छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए, हमने आपको पहले बता दिया, एक्सप्लेन इसको हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा यदि अधिक बड़ा होगा अधिक छोटा होगा, दोनों ही स्थितियों में अपना शोध कार्य वो असफल हो जाएगा। तो शोध
का क्षेत्र है, समस्या की व्यावहारिकता, उपलब्ध संसाधन, शोधकर्ता की रुचि आदि का आंकलन करके विषय का चयन करना चाहिए। दूसरा जो है संबंधित शोध पुस्तकों का अध्ययन। संबंधित शोध पुस्तकों का अध्ययन किस लिए किया जाता है? विषय चयन के पश्चात उस विषय से संबंधित विभिन्न साहित्य और शोध पुस्तकों का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। इससे शोधकर्ता के विचारों, निष्कर्षों एवं पद्धतियों से परिचित होने में सहायता मिलेगी, साथ ही विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि होगी, अध्ययन पद्धतियों की जानकारी में सहायक सिद्ध होगी और शोधकर्ता की दोहराई से भी शोध कार्य की दोहराई से भी बचा जा सकेगा और पूर्व के शोधकर्ताओं से जो विशेष पक्ष छूट गए हैं उन पर भी ध्यान देने में सहायता मिलेगी। तीसरा चरण है इसका इकाइयों को परिभाषित करना। संबंधित शोध साहित्य में गुजरने के लिए पश्चात विषय से संबंधित सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है और सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है तो उन ज्ञान के आधार पर इकाइयों को स्पष्ट या परिभाषित किया जा सकता है। शोध कार्य के तीसरे चरण में अध्ययन विषय में प्रयोग की जाने वाली इकाइयों को स्पष्ट किया जाता है ताकि अध्ययन कार्य दिशाहीन न हो, क्योंकि यदि अवधारणाएं स्पष्ट नहीं होगी तो सूचनादाता इन इकाइयों का अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल कर सूचनाएं देंगे, जिससे शोध कार्य क्या होगा? अस्पष्ट होगा, दिशाहीन होगा और उसके निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक नहीं होंगे। इस तरह की जैसे नशाखोरी, तनाव, गरीबी, इनको पहले से ही इस तरह की बातें हैं या इकाई इनको पहले से पूर्णतः परिभाषित कर देना चाहिए। परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण शोध कार्य का चौथा और महत्वपूर्ण चरण उपकल्पना का निर्माण है। इसका मतलब ये कार्य उपकल्पना क्या है? कार्य व काम चलाऊ विचार होता है जो शोध का क्षेत्र निर्धारित करके शोध कार्य को एक दिशा प्रदान करती है। इसका मतलब पहले से ही हमने सोच लिया भी इसका समाधान ये होना चाहिए, फिर उसी को आधार मानकर हम आगे चलते हैं। और ये प्राकल्पना कैसी होती है? काल्पनिक और मौखिक होती है। काल्पनिक और मौखिक सिद्धांत होता है जिसका परीक्षण या जांच करनी बाकी है भी ये सही है या नहीं है। अब प्राकल्पना चाहे सही हो, तो हमने पहले ही बताया था, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इसका क्या है? हमें ज्ञान में वृद्धि जरूर करती है ये। अब प्रभाव, इसके बाद आप देखिए ये उपकल्पनाएं निश्चित और जांच योग्य होती है, अर्थात उपकल्पनाओं का जो शोध कार्य आगे बढ़ता जाएगा इनकी जांच साथ साथ में होती जाएगी। हमने जो समाधान सोचा था, जो हल सोचा था वो सही है या नहीं है, जो हम आगे बढ़ेंगे हमें पता लगता रहेगा। उपकल्पनाएं न केवल शोध कार्य को एक दिशा प्रदान करती है बल्कि इसके साथ साथ ये शोधकर्ता के भटकाव को रोककर उसका ध्यान संबंधित समस्या पर केंद्रित रखने में सहायता प्रदान करती है। हमने कर लिया था ये। सूचनाओं के स्रोत एवं पद्धतियों का निर्धारण। अब प्राकल्पना के निर्माण के पश्चात क्या होता? उस उपकल्पना सिद्धांत के अनुसार हमें सूचनाएं के स्रोत क्या होंगे और किन पद्धतियों के माध्यम से हम सूचनाएं इकट्ठी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा इससे संबंधित है, हमने दो प्रकार के स्रोत का जिक्र किया था। एक तो ऐतिहासिक स्रोत जैसे पुराने ग्रंथ हो गए, शिलालेख, प्राचीन अवशेष हो गए, और एक क्षेत्रीय स्रोत। क्षेत्रीय स्रोत में जैसे प्रत्यक्ष निरीक्षण देख रहे हैं, हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, अनुसूची भेज रहे हैं, प्रश्नावली लेकर जा रहे हैं, व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, आदि विधियाँ आती है। जब स्रोत का निर्धारण कर लिया जाता है तो स्रोत का निर्धारण करने के बाद आता है विधियों का चयन भी। कौन सी विधियों से? सांख्यिकी विधि लेंगे, आगमन निगमन विधि लेंगे, किन विधियों के माध्यम से हम डाटा है वो कलेक्ट करेंगे। तो वो यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। इसमें स्रोत भी हमने आपको बताए थे, प्राथमिक स्रोत हो गए और द्वितीयक स्रोत। यदि सूचनाएं सीधी व्यक्ति से खुद हम ले रहे हैं, जैसे किसी के चश्मदीद गवाह हैं, तो हमारी वो प्राथमिक स्रोत होगा। अन्य किसी चैनल के माध्यम से सूचनाओं का पता लग रहा है तो वो द्वितीयक स्रोत होगा। इसके बाद अगला जो चरण है तथ्यों का निरीक्षण और संकलन। इसके अंतर्गत क्या आएगा? जब हमने स्रोत निर्धारण कर लिया, पद्धतियों का निर्धारण कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर शोध कार्य पूरी तरह शुरू हो चुका है क्योंकि हमने आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और यहाँ पर निरीक्षण का मतलब क्या होता है? जांचना, और संकलन का मतलब क्या होता है? इकट्ठे करना। अब यहाँ पर आप देखिएगा उसी पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें देखो आप, जब तथ्यांक संकलन का अर्थ क्या होगा? इकट्ठा करना। इस चरण में क्या होता है? चयनित विधियों की सहायता से शोध विषय से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और साथ साथ सूचनाओं का निरीक्षण और जांच भी की जाती है। और इसके साथ साथ जो सूचनाएं जहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं, जो सूचना हम ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? ताकि तथ्यों की प्रकृति वो बदले ना, अपरिवर्तनशील रहे। इसके अंदर एक और खास बात क्या होती है? शोधकर्ता को अफवाहों, पक्षपात या पूर्वानुमान, गैस आदि से विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं वस्तुनिष्ठ या वस्तु स्थिति की या सूचना का अवलोकन करके ही सूचना प्राप्त करनी चाहिए, जो आगे उपकल्पना की सहायता के लिए प्रयोग करनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफलता हासिल कर सके। आंकड़े इकट्ठे करते समय एक बात ये भी ध्यान रखनी है, कौन सी?
कि आंकड़े एक तो विषय से संबंधित होने चाहिए और शोध से उपयोगी सूचना छूट भी ना जाए, और संकलन करने की विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो अशुद्ध आंकड़े प्राप्ति न करें, अशुद्ध या गलत आंकड़े उसके अंतर्गत आए ही ना। इसके बाद जो अपना ये चरण है तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन, जो सूचनाएं हमने इकट्ठी कर ली है वो एक ढेर के समान है, और ये महत्वपूर्ण चरण संकलित तथ्यों को समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करके उन्हें सारणीबद्ध करना। इससे समय और धन की बचत तो होगी, तथ्यों की दोहराई से भी बचा जा सकेगा, और विषय से संबंधित तथ्यों को असंबंधित तथ्यों को हटाया भी जा सकता है, मतलब जो काम के नहीं है उनको हटाया जा सकता है। समझ गए ना? क्योंकि विभिन्न निर्धारित विधियों से प्राप्त सूचना एक ढेर के समान है, एक इकट्ठा ढेर है जिससे किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। कब तक? जब तक उनका वर्गीकरण और सारणीयन नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि इकट्ठी की सूचना का समानतानुरूप विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में वर्गीकरण किया जाए। उपवर्गों बताया गया, आपके समझ में आ गया होगा, बताया था ना पहले भी। जैसे महिलाएं हैं तो उनमें क्या कर देंगे आप, उसमें मैरिड, अनमैरिड और विडो का कॉलम बना सकते हैं आप। एज के ग्रुप के अनुसार तो वो उपवर्ग हो गए, के अनुसार वर्गीकरण और सारणीयन सूचनाओं को विभिन्न सारणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा। वर्गीकरण और सारणीयन का कार्य जितनी कुशलता और स्पष्टता के साथ, मतलब आंकड़ों को जितनी कुशलता और स्पष्टता के साथ हम वर्गीकृत करेंगे, सारणीबद्ध करेंगे, हमारा निष्कर्ष है उतना ही वैज्ञानिक होगा और उस पर उतनी आसानी से निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा। अब ये चरण निष्कर्षीकरण नियमों का प्रतिपादन, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा अंतिम चरण है। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण के पश्चात जो अंतिम चरण है वो कौन सा है? सामाजिक शोध का अंतिम चरण नियमों का प्रतिपादन या निष्कर्षीकरण। यह कार्य तथ्यों के वर्गीकरण, विश्लेषण और विवेचना, मतलब जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं उनकी हमने स्टडी की, अब तक जो काम किया उसका निष्कर्ष क्या आया, उसी के आधार पर हम नियमों का निर्माण कर देंगे। इसी स्तर पर यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारी परिकल्पना सही थी या गलत। यदि सही थी तो नियम बन जाएगा, गलत थी तो हमें पता लगेगा भी कहाँ गलत थी, हम उससे हटकर नियम बना देंगे। तो हमने पहले पढ़ा था ना, भी परिकल्पना सही हो चाहे गलत हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अब इन नियमों के प्रतिपादन के लिए तार्किक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और आगमन निगमन पद्धतियों को अपनाया जाता है। तो ये चरण थे, 8 जो चरण थे इसके बाद इसके आधार पर हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शोध कार्य कल्पना या अनुमान आधारित कार्य नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। समस्या या विषय चयन से लेकर वैज्ञानिक नियम प्रतिपादन तक शोध कार्य की एक सतत और क्रमबद्ध यात्रा होती है, जिसे पूरा करने के लिए कई क्रमबद्ध मंजिलें पार करनी। क्रमबद्ध का मतलब हो गया, मंजिलें का मतलब अवस्थाएं, क्रमबद्ध का मतलब उन क्रमानुसार ही चलती है, आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है, और वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत बन जाने के पश्चात भी उसमें सुधार की संभावना बनी रहती है। देखिए ये बहुत बढ़िया लाइन है। इसका मतलब क्या है? यदि हमने नियम बना लिए, इसका मतलब वो आखिरी नियम नहीं है, उसमें भी शोध किया जा सकता है। इसका मतलब शोध का कार्य सतत और निरंतर चलने वाला है, बार बार आगे से आगे इसमें कार्य होते रहते हैं, शोध कार्य होते रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमने यहाँ पर शोध के कितने चरण बताए हैं, कितने चरणों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और यदि इसमें कोई पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।